हेलो स्टूडेंट्स, उबैस सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि चार्ज यानी कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, सजातीय प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सिमिलर चार्ज यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, अगर इस तरीके के चार्ज हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और अगर सिमिलर चार्ज नहीं है, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का बल लगेगा। तो हमें यहां तक तो मालूम है कि सिमिलर चार्ज या नॉन सिमिलर चार्ज आपस में फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये फोर्स होता कितना है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए, तो इसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट कूलॉम ने इसके लिए एक फार्मूला ड्राइव किया, एक नियम दिया। इस नियम को कूलॉम का नियम यानी कि कूलॉम्स लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात सबसे पहले कूलॉम ने बताई। कूलॉम ने बताया कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित हैं, तो उन्होंने बताया उनके बीच जो फोर्स होगा वो दोनों आवेशों यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर दो आवेश हैं, ये पहला आवेश प्लस Q1 है, दूसरा आवेश प्लस Q2 है, तो दोनों आवेशों का जो प्रोडक्ट होगा वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। यही परिभाषा में कहा गया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अगर ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं, जैसे प्लस प्लस है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल। अगर ये दोनों चार्ज माइनस माइनस है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल। यदि एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज माइनस है, तो इनके बीच में आकर्षण बल। इसीलिए कहा गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात सबसे पहले हमें कूलॉम ने बताई। फिर से देखते हैं क्या बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, अगर यहाँ पर दोनों को ऐड कर दें तो ये फार्मूला बन जाता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर यहाँ से ये अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K
एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे कूलॉम कांस्टेंट कहते हैं, जहां के एक नियतांक है जिसे कूलॉम नियतांक कहते हैं। प्रयोगों द्वारा इसका मान, इस के का मान 9 में गुणे 10⁻9। अगर इस के का यहाँ से मान निकालेंगे तो ये बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर के का जो मान होता है, प्रयोगों द्वारा मान मिलता है, वो होता है 9 में गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम इसकी जगह पर यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है F = 9 × 10⁻9 × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आगे देखिए 9 × 10⁻9, इसको हम लोग 9 × 10⁻9 को हम लोग 1/4πε0 कहते हैं। 1/4πε0। ये 9 × 10⁻9 जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इस कांस्टेंट वैल्यू को 1/4πε0 से प्रदर्शित करते हैं। 4 यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू, पाई न्यूमेरिक वैल्यू, ε0 ये यहाँ पर एक नई चीज आई है, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ε0 क्या है यहाँ पर? ε0 यहाँ पर है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। यानी कि परमिटिविटी ऑफ एयर एंड फ्री स्पेस। यहां पर ε0 जिस तरीके से लाइट के केस में एक अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5, हीरे का अपवर्तनांक 2.4। इस ε0 को समझने के लिए इस कांस्टेंट को समझते हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि प्रकाश जब वायु में चलता है तो आसानी से चलता है, जब वो किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल कम हो जाती है। इसी तरीके से जब दो आवेश वायु में रखे होते हैं तो उनके बीच वैद्युत बल अधिक लगता है, और जब उनके बीच में कोई दूसरा माध्यम डाल दिया जाता है, जैसे कि ये दोनों आवेश पानी में रखे हों, केरोसिन में रखे हों या किसी ऑयल में रखे हों, तो इनके बीच वैद्युत बल कम हो जाता है। उसी को हम लोग वैद्युतशीलता कहते हैं। तो यहां पर जो ε0 है, ये वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, यानी कि दो आवेशों के बीच सबसे ज्यादा वैद्युत बल वायु में ही लगता है। तो आई होप आप लोग 1/4πε0 कांस्टेंट को समझ गए होंगे। तो हम 9 × 10⁻9 की जगह पर 1/4πε0 रख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F = 1/4πε0 into Q1 Q2 upon R square. It is a very important formula, न्यूटन। तो ये जो फोर्स निकला है दो बिंदु आवेशों के बीच वायु में लगने वाले वैद्युत बल के लिए, ये फोर्स निकला है।
अगर हम ये कह दें कि ये दो बिंदु आवेश वायु में ना रखकर किसी माध्यम में रखे हैं, या जल में रखे हैं, या कैरोसिन में रखे हैं, तब उनके बीच में फोर्स का क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि आवेशों के बीच माध्यम वायु ना हो अर्थात के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, तब यानी कि आवेशों के बीच माध्यम में वायु ना हो, वायु की जगह कोई के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो। परावैद्युतांक का मतलब वायु ना हो कि जल हो, कांच हो, मोम हो, कोई ऑयल हो, तो ऐसे माध्यम को हम लोग के परावैद्युतांक का माध्यम कहते हैं। तब उनके बीच फोर्स हो जाएगा Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन into Q1 Q2 upon R²। देखिए यहाँ पर हमने एप्सिलॉन लिखा है। एप्सिलॉन किसी माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, जबकि एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। यानी कि अब इन आवेशों के बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम है, तो हमने एप्सिलॉन नॉट की जगह पर यहाँ पर एप्सिलॉन रख दिया। यानी कि m का मतलब यहाँ पर फोर्स इन मीडियम यानी माध्यम में बल डिफरेंट होता है। यानी कि ऑयल में फोर्स अलग होगा, कैरोसिन में अलग होगा। अगर आवेशों के बीच में मोम रखा है तो वहाँ पर फोर्स अलग होगा। इसलिए ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन into Q1 Q2 upon R²। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल दें दोस्तों। आगे देखते हैं। अब समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा F/Fm = यहाँ से देख सकते हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 upon R² से Q1 Q2 upon R² कैंसिल हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो ये बचेगा ε/ε0। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला F/Fm बराबर ε/ε0, इसी को हम एप्सिलॉन r कहते हैं, जिसे कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूले से ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ε/ε0 बराबर ये K के बराबर ले लें, तो यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन बराबर ε/0 K। इसे इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। अब इस वैल्यू को अगर हम समीकरण नंबर 2 में रख दें, तो देखिए फार्मूला हमारा बन जाएगा Fm बराबर 1/4 पाई ε/0। अब देखिए वहां पर एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन की जगह पर हम रख सकते हैं ε/0 K into Q1 Q2 upon R²। तो ये ε/0 K एप्सिलॉन के बराबर होता है, तो माध्यम में बल 1/4 पाई ε/0 K into Q1 Q2 upon R² न्यूटन होता है। यहां से एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और मिलता है,
F/Fm बराबर K। कभी कभी इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बन जाते हैं। न्यूमेरिकल इस तरीके से आता है, अगर दो बिंदु आवेशों को वायु में रखा जाए तो उनके बीच बल 18 न्यूटन लगता है। अगर उन आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दें तो उनके बीच बल 9 न्यूटन रह जाता है। तब माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो देखिए इस फार्मूले के हेल्प से कैसे लगाएंगे। कह रहा है अगर आवेशों को वायु में रखा जाए तो बल 18 न्यूटन होता है। तो वायु में बल यानी F = 18 न्यूटन। अब कह रहा है जब K परावैद्युतांक के माध्यम में रख देते हैं तो बल 9 न्यूटन रह जाता है, यानी कि K परावैद्युतांक यानी माध्यम में बल, तो Fm तो माध्यम में बल हो जाता है 9 न्यूटन। तो कह रहा है परावैद्युतांक कितना होगा, K = क्वेश्चन मार्क। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, K = Fm 18, Fm का मान 9 × 9 = 18, तो K = 2। तो माध्यम के परावैद्युतांक का मान 2 आया। तो इस तरीके से इस फार्मूले को यूज करके हम लोग माध्यम में बल भी निकाल सकते हैं, वायु में भी बल निकाल सकते हैं, परावैद्युतांक भी निकाल सकते हैं, और अगर इन दोनों को आपस में बराबर ले लें तो वैद्युतशीलता भी निकाल सकते हैं।